अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपके साथ इमिग्रेशन और वीज़ा के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, तो आज हम बात करेंगे यूएसए की वीज़ा के इंटरव्यू के हवाले से। मैंने जो है यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया था 2016 में और मुझे मिल गया था, और उसके बाद अभी वो एक्सपायर हुआ है। लेकिन आगे जो अभी आजकल डेट नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट की यूएसए की वीज़ा की, यानी नियर फ्यूचर में, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी टाइम जो है वीज़ास बंद थे और फिर अभी स्लॉट्स लिमिटेड है, तो इसलिए आपको शायद थोड़ा सा टाइम लगे। तो वैसे तो मैंने पूरा एक कंप्लीट गाइड बनाया हुआ है, ये वीडियो में ऊपर आप देखें, लिंक आपको नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। और यूएसए का कंप्लीट गाइड मैंने उस टाइम बनाया था जब मुझे वीज़ा मिला था, तो उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है कि कैसे अप्लाई करते हैं और जो ऑनलाइन फॉर्म है D-160 उसको कैसे फिल करते हैं और कहाँ पे क्या देना होता है, और पूरा मैंने और भी गाइड किया है आप लोगों को। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली इंटरव्यू के हवाले से बात करूंगा, यूएस वीज़ा का जो इंटरव्यू होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि सिर्फ 5-6 मिनट का इंटरव्यू होता है और इसी के ऊपर जो है आपका डिसाइड होता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है, क्योंकि उसी टाइम वीज़ा ऑफिसर आपको बताता है। तो इस हवाले से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है, बहुत सारे जो है ना चीज़ें लोगों के जहन में है, तो मैंने कहा इसको क्लियर करते हैं और फिर और जो कोई पॉइंट्स होंगे तो वो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जो है क्लियर करेंगे। वैसे मैंने आपको कहा, मैंने पूरा गाइड बनाया हुआ है। नॉर्मली लोग जो अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, वो 2 किस्म का वीज़ा होता है, बिजनेस एंड टूरिज्म, B1 एंड B2 कैटेगरी इसको कहते हैं। तो नॉर्मली आपको यही अप्लाई करते हैं और इसके लिए आपका इंटरव्यू होता है। दुनिया में किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो तो इंटरव्यू देना लाजमी है। बहुत रेयर केसेस में हो सकता है वो आपको खुद बताए कि आपको इंटरव्यू के लिए आने की जरूरत नहीं है। और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी है कि यूएसए बिल्कुल आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता, यानी कि जो वीजा के लिए नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं दूसरी कंट्रीज में, तो वो यूएसए आपसे नहीं मांगता। यूएसए कहते हैं भाई आ जाओ, और आपसे इंटरव्यू करते हैं और फिर आपको डिसाइड करते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे इजी वीजा और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका प्रोसेस है। आपको बाकी तो पता है फीस क्या है, वो दूसरी वीडियो आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब हम आते हैं इंटरव्यू की तरफ, कि इंटरव्यू के अंदर क्या कुछ आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो हमें लिबास क्या पहनना चाहिए। तो लिबास का इंटरव्यू के ऊपर डायरेक्टली कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। तो इसका सिंपल रूल है, वो कपड़े पहने विच मेक सेंस, जो आप नॉर्मली पहनते हैं। मसलन अगर आप एक्टर है या आप कोई इंजीनियर है, तो उसी तरह जो आप कपड़े पहनते हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इंटरव्यू में जाने के लिए किसी और जगह पे, तो वही आप पहन के जाएंगे। अगर आप एक सियासतदान है तो लाजमी सियासतदान कपड़े पहनते हैं, वेस्ट कोट साथ में पहनते हैं, तो वो पहन के जाएंगे। आप अगर जमींदार है तो लाजमी बात है जमींदार वाले कपड़े पहन के जाएंगे। तो इसमें कॉमन सेंस यूज, मतलब ये ना करें कि आप नॉर्मली जो है ना कपड़े पहनते हैं और उस दिन जाके आप जो है ना बड़ा टाई शाही पहन के जो है वहां पे जाते हैं, तो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएगा, तो आपके अगेंस्ट जा सकते। तो इसलिए इस चीज का जो है ना ख्याल रखें। नंबर 2, लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपको वहां पे इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यूएस वीजा के लिए मसलन अगर आप कराची में देते हैं तो आपके पास उर्दू लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, इंग्लिश का ऑप्शन होता है, सिंधी का भी होता है, पश्तो का भी होता है, पंजाबी का भी ऑप्शन होता है। वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिसमें आप इजी फील करते हो, जिसमें आप आसानी से सवालात का जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपके इंटरव्यू का लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला आपके एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि लैंग्वेज इज जस्ट अ कम्युनिकेशन टूल कि आपने उनको अपनी बात बतानी है और समझाना है। तो इसीलिए वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिसमें आप इजी फील करते हो। मसलन अगर आप इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है तो आप उर्दू सेलेक्ट करें। तो अगर कम्युनिकेशन गैप आ गया, आपको उनकी बात समझ नहीं आई, उनको आपकी बात समझ नहीं आई, तो ये आपकी अगेंस्ट पॉइंट जा सकता है। 3rd नंबर पे, वहां पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करें, और जो आपसे सवाल पूछा जाए उसी का जवाब, कभी भी अपनी तरफ से इजाफी मालूमात ना दे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो सवाल किया है उसको आप एक अच्छी तरीके से जो है वो दे सकते हैं, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने जो कुछ नहीं पूछा है तो आप जो है उसका मत दे, अपनी तरफ से आंसर्स देने की कोशिश मत करें, ठीक है जी। यूएसए की वीजा में कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अक्सर और बेशतर बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं। मुझसे भी बैंक स्टेटमेंट मांग लिया था, आपसे भी मांग सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के अलावा आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई और डॉक्यूमेंट्स मांगे हो, लेकिन मांग भी सकते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत कम केसेस में ये होता है।
तो अब जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप लोग ये समझते हैं कि भाई ये तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगते, तो बस 5 मिनट का इंटरव्यू कर लिया और उसी के ऊपर अगर हम फेल हो गए उस इंटरव्यू में तो हमारा वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम फेल नहीं हुए, उसमें सक्सेसफुल हो गए, तो हमारा वीजा जो है वो अप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आपका जो 5 मिनट का इंटरव्यू है उसी के ऊपर जो है ना वहां पे डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो लोग देखते हैं और वो पॉइंट्स अभी मैं आपको बताता हूं। इंटरव्यू क्यों लेते हैं आपसे? क्योंकि इंटरव्यू में वो लोग फाइंड करते हैं कि आप कितना जेन्युइन ट्रैवलर हो या कितने अपने जो आपने आगे एप्लीकेशन में मालूमात दी है उस हवाले से आप कितना सच्चा बोल रहे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है उस हवाले। तो जो पॉइंट्स की मैं आपको बात कर रहा था वो ये है कि सबसे पहले जब आप यूएसए के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप D-160 फॉर्म जो कि 7-8 पेजेस का लंबा छोड़ा होता है उसको फिल करते हो और उसमें पूरी मालूमात देते हो। वो लोग आपसे ट्रेवल प्लान्स के बारे में, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके पास्ट ट्रेवल हिस्ट्री, दूसरी चीज़ों के बारे में, सोशल बैकग्राउंड, आपकी फैमिली क्या है, बिजनेस क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे फॉर्म के थ्रू ले लेते। और मोस्ट प्रोबेबली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो ऑफिसर आपसे इंटरव्यू लेता है उसने पहले से आपकी प्रोफाइल पढ़ी होती है। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपसे करते हैं कि आपने वहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है क्या वो आप करेक्ट बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे तो वो सही वाली हो, उसमें कोई झूठी चीज़ ना हो, इधर उधर से आपने चीज़ ना डाली हो, एग्जैक्टली वो चीज़ें जो आपको ऑलरेडी याद हो। तो एक तो उनको आइडिया होता है आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है। दूसरा उनको आइडिया होता है आपकी इन्फॉर्मेशन वो लोग निकालते हैं बहुत सारे डेटाबेसेस से, क्योंकि उनके यूएसए के पास एक बहुत बड़ा डीप डेटाबेसेस का नेटवर्क है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के डेटाबेसेस से लेके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के डेटाबेसेस से लेकर उनका अपने डेटाबेसेस जो FBI वगैरह के हैं, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज की है और जो उनकी इमिग्रेशन वगैरह के डेटाबेसेस है। तो ये सारे जो है ना डेटाबेसेस से आपका डेटा लेते हैं, आपके पासपोर्ट नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू के मसलन नादरा का डेटा, पूरा नादरा का डेटा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ डेटा उनके पास लाजमी होगा जो आपके इनिशियल डिटेल होती है, जैसे कि आप शादीशुदा है या नहीं है, आप क्या करते हैं, ये आपकी उम्र कितनी है। जैसे स्टेट बैंक और FBR का डेटा हो गया, जैसे कि आप टैक्स फाइलर है या नहीं है, कितना टैक्स फाइल करते हैं, आपके नाम पे कितने घर है और आपके पास कितनी दौलत है और ये आप क्या करते हैं और क्या बिजनेस करते हैं। तो ये चीजें उनको प्रॉब्ली पता चल जाती है जो आपने दी हुई है। अगर आपने कोई चीज डिक्लेयर नहीं की हुई, दी नहीं हुई है कहीं भी इंफॉर्मेशन, तो वो आपको उनको पता नहीं चलेगी, वो आपके पास आपके दिल में है। लेकिन जो आपने आगे फॉरवर्ड की हुई है किसी सरकारी हुकूमत को या किसी और मुल्क को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो मोस्ट प्रॉबेबली वो उनको मिल जाती है। तो ये दो जराए होते हैं जिनसे उनको एडवांस में आपकी मालूमात पहुंच जाती है, एक जो आपने D-160 फॉर्म में दी होती है और दूसरी जो वो लोग अपने डेटाबेसेस से निकालते हैं। तो ये दो इंफॉर्मेशन तो उनके पास ऑलरेडी आ गई है। अब थर्ड में आपसे वो इंटरव्यू लेता है, तो इंटरव्यू में वो डिसाइड करेंगे कि आया आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। अब इंटरव्यू में लाजमी बात है वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आप झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, और दूसरा ये चेक करते हैं कि आप जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, यानी जो आपका रीजन है यूएसए जाने का, आया वो जेन्युइन रीजन है या वो आपने ऐसे जो है ना माइंड में कुकअप किया हुआ है, यानी कि आपने खुद से बनाया हुआ है। अच्छा, झूठ कैसे मालूम करेंगे? झूठ ऐसे मालूम करेंगे, मसलन आपने अपने एप्लीकेशन में बोला यूएसए की वीजा एप्लीकेशन के अंदर कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ या मैं शादीशुदा हूँ, तो उनको वहां से पता चल जाएगा डेटाबेस से कि आपने ये झूठ बोला है। अगर आप बोलते हैं कि आप शादीशुदा नहीं है और वहां पे आप शादीशुदा है तो पता चल जाए। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि आप ये चीज करते हैं या ये बिजनेस है आपका या आपके पास इतने पैसे हैं, उनको पता चल जाएगा आपके पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि वो आपसे अगर पूछते हैं कि आपके किसी मुल्क का वीजा रिजेक्ट हुआ है या नहीं, बड़े मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, आपने बोला नहीं रिजेक्ट हुआ, हालांकि आपका रिजेक्ट हो चुका है, तो वहां पे आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा। मसलन किसी मुल्क से आप डिफॉल्ट हुए हैं, वो आपसे पूछते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं डिफॉल्ट नहीं हुआ, मसलन यूके से, उनको पता चल जाएगा। इस तरह बहुत सारी चीजें जो कि रिकॉर्ड के ऊपर है, उसमें अगर आप झूठ बोलते हैं तो वहां पे आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए झूठ से इज्तनाब करें, क्योंकि झूठ में अगर आप पकड़े गए तो दोबारा यूएसए का वीजा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे आप पे एक लेबल लग जाएगा। ठीक है, कि इसने मिस रिप्रेजेंट किया है अपने आप को, और मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए किसी मुल्क का तो इतना बड़ा मसला नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपका 10 बार 20 बार भी रिजेक्ट हो जाए तो नेवर एवर वरी अबाउट दैट। बट लेकिन अगर आपने झूठ बोला और मिस रिप्रेजेंटेशन में पकड़े गए तो वो बड़ा मसला है। स्पेशली ये जो वेस्टर्न मुल्क है, बड़े मुल्क है, यहाँ पे ये चीज बड़ी बुरी समझी जाती है। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आपका जेन्युइन रीजन है या नहीं है, वो आपसे अक्सर पूछते हैं। सबसे इनिशियली जब वो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू तो आपसे पूछते हैं कि आप शादीशुदा है या नहीं है, क्या करते हैं, और इस तरह के सवालात करते हैं, कहाँ गए हैं। अच्छा, ट्रेवल हिस्ट्री का लोग कह रहे हैं कि ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बिल्कुल, यूएसए की वीजा में एक पॉइंट है स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर आप बड़े कंट्रीज गए हैं जो
जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मुल्क है, मसलन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, शेंगन एरिया हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, ये कंट्रीज यूएसए में हेल्प करती है वीज़ा में ट्रैवल हिस्ट्री। लेकिन इसके अलावा भी कोई ज़रूरी नहीं है। मैं जब गया था इन कंट्रीज में, किसी भी कंट्री में मैं नहीं गया था, मैं सिर्फ थाईलैंड, मलेशिया और दुबई गया था। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हेल्प करती है। अगर आपकी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री है तो हेल्प करेगी, ठीक है जी। तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में भी आपसे वो लोग पूछ सकते हैं ये सवाल, लेकिन सवाल रैंडमली होते हैं। कभी आपसे 3 सवाल करेंगे, कभी 13 करेंगे, कभी सिर्फ 1 सवाल करेंगे, तो ये डिफरेंट हो सकता है। वो रीज़न फाइंड करते हैं कि भाई आप जेन्युइनली यूएसए जा रहे हो, आपका जेन्युइन रीज़न है या नहीं है। उस हवाले से वो क्या करते हैं कि मसलन आपसे पूछेंगे, आपने बोला भाई मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, ये सिंपल एक जेनेरिक रीज़न आपने एप्लीकेशन में लिख दिया है, तो वो आपसे पूछेंगे कि अमेरिका विजिट के लिए जा रहे हो तो वाई नॉट यूके, वाई नॉट थाईलैंड, वाई नॉट मलेशिया, क्यों अमेरिका क्यों डायरेक्ट जा रहे हैं? तो उसमें जो है आपने उनको एक्सप्लेन करना है, उनका दिल जीतना है। क्योंकि नॉर्मली यूएसए के इमिग्रेशन ऑफिसर्स वीज़ा वो ये समझते हैं कि आप वहाँ पे आए हैं वीज़ा लेने के लिए और आप अमेरिका में जाएंगे, वापस नहीं आएंगे अपने मुल्क, तो आपने इसको गलत साबित करना है। तो उसमें ये कि जितना आप उनको एक्सप्लेन करेंगे और जेन्युइनली, चूंकि आपका जेन्युइन रीज़न होगा तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, जेन्युइन नहीं होगा, आपने वैसे बनाया होगा तो फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो मसलन जैसे मैंने कि वो आपसे पूछते हैं कि आप यूएसए क्यों विजिट के लिए जा रही है, क्यों खास वजह है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं नियाग्रा फॉल जा रहा हूँ, क्योंकि नियाग्रा फॉल यूएसए के अंदर लाजमी बात है, यूएसए के अलावा कहीं और तो नहीं है। लॉस एंजलिस में जा रहा हूँ, हॉलीवुड के साइन के साथ पिक्चर लेनी है, कहीं और तो नहीं है। डिज्नीलैंड हो गया, वो कहीं और तो नहीं है। इस तरह की ऐसी चीजें जो दुनिया में कहीं और नहीं है। तो एक तो इस तरह फॉलो अप क्वेश्चंस आएंगे। फिर आप कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपसे पूछेंगे, मसलन आप एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो वहां पे एक एग्जीबिशन लगी हुई है, आपके फील्ड से रेलेवेंट है, तो फिर वो आपसे रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। अगर आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो दोस्त के हवाले से पूछेंगे कि कितना अरसा हुआ, कैसे दोस्ती स्टार्ट हुई, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि वो कैसे डिसाइड करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको वीजा दे या ना दे। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि यार 5 मिनट में मुझसे कुछ खास पूछा ही नहीं, 1 सवाल 2 सवाल किया और मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये तो गुस्से में आ जाते हैं लोग। देखिए वीजा ऑफिसर जो है वो ट्रेंड होते हैं, उन्होंने काफी इस चीज की ट्रेनिंग ली होती है कि वीजा देना है या किसको नहीं देना है और किसको कैसे जो है ना परखना है। लेकिन असल जो चीज है वो ये कि यूएसए की सबसे अच्छी बात है कि यूएसए ने अपना एक बहुत जबरदस्त तरीके से अपना वीजा सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें मैंने वंस अगेन आपको कह रहा हूँ कि डेटा बेसिस का डेटा है, आपका अपना डेटा आपने जो प्रोवाइड किया है और साथ में जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये सब कुल मिला के उसमें वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है उसको एक कांटे में रख के ना उसको तोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं यूएसए की वीजा के लिए, तो बंदा वहां कंप्यूटर में कुछ एंटर कर रहा होता है जो वीजा ऑफिसर होता है, तो उससे ये होता है कि उनको पता चलता है कि कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और कितने वीक पॉइंट्स है। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और वीक पॉइंट्स क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वो पॉइंट्स है, मसलन आप पाकिस्तान में अगर आपकी बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई ये सब पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप जा रहे हैं यूएसए, तो आपकी यूएसए के अंदर फैमिली टाइज नहीं है, ठीक है। आपके पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मजबूत फैमिली टाइज है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है आपका, ठीक है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं या आपका कोई जॉब है, आपके बैंक बैलेंस है यहाँ पे, ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पाकिस्तान के हवाले से, आपका होम कंट्री टाइज कहलाते हैं ये। और 3rd नंबर पे अगर आपका यहाँ पे कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी एफिलिएशन है, मतलब आप कोई सोशल वर्कर है, सियासी वर्कर है, एक्टिविस्ट है, तो वो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। वीक पॉइंट क्या होते हैं आपके? ट्रेवल हिस्ट्री अगर आपने बड़ी कंट्रीज की है तो ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आता है। वीक पॉइंट्स क्या है? वीक पॉइंट्स वो है कि अगर आपके भाई बहन वगैरह यूएसए में रहते हैं, अंकल रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, या आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, वहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं, वहाँ आपने बैंक अकाउंट खोला हुआ है, तो ये आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के पॉइंट्स को मिला के और आपका जो इंटरव्यू होता है उसकी भी पॉइंट्स को मिला के फिर ये लोग डिसाइड करते हैं उसी टाइम, क्योंकि कंप्यूटर में उनके पास कोई आ जाता है सिस्टम में कि इसको देना है या नहीं देना है। तो एलिजिबिलिटी होती है कि आप एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल, ठीक है जी। तो ये चीजें होती है। रेयर केसेस में ये भी हो सकता है कि आप वीजा के लिए एलिजिबल हो लेकिन यूएसए आपको वीजा ना दे, क्योंकि उनके डेटाबेस से उनको पता चला है कि आप कहीं पे जो है वीज़ा रिजेक्टेड है और आपने नहीं बताया, या कहीं पे आप डिपोर्ट हुए हो, कहीं पे आपने असाइलम क्लेम किया हुआ है। खासतौर पे ये बड़ी कंट्रीज़ में, मसलन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह में, ठीक है, यहाँ का डेटा इनके पास आ जाता है क्योंकि इनका कलेक्टिवली डेटा शेयरिंग सिस्टम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। जो इंटरव्यू है 5-6 मिनट का होता है, लेकिन आपने उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, सीधा रहना है और अपना पूरी तैयारी के साथ जाना है कि जो आपके रीजन है उसका फॉलो अप कर सकते हो, नथिंग एल्स। इतना कोई इसमें वो नहीं है। अमेरिका का वीज़ा ईजी है और अगर आप सारी चीज़ें सही तरीके से बताते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वीज़ा मिल जाता है। तो आई होप कि मैंने वीज़ा इंटरव्यू यूएसए के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है और आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ये वाला वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।